1959 की सर्दियों के मौसम में 10 हाइकर्स का एक अनुभवी ग्रुप यूरल राज्य के पहाड़ों पे गया, जो रूस में है। ये उनका पहला ऐसा ट्रिप नहीं था, लेकिन ये उनका आखिरी ट्रिप होने वाला था। ट्रैक के दौरान रात को हाइकर्स का सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जो कि उन सुनसान पहाड़ों के बीच इन सब की आखिरी रात बन गई। उस रात आखिर क्या हुआ था, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस घटना के विवरण और सबूत ऐसे हैं कि सब कुछ समझ से बाहर हो जाता है। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। ये वो चले गए रे बलवान, दिन में धरती तो लड़िया, ये चले गए। हमें इस कहानी के बारे में इतना कैसे पता है? असल में इस घटना के बाद बरामद कैमरे और डायरीज में जो लिखा था वो इन 9 हाइकर्स की सोच और रोजमर्रा की एंट्रीज थी। इस वीडियो में इस्तेमाल की जाने वाली काफी सारी फोटोज असल में ग्रुप के कैमरों द्वारा ही ली गई हैं। सूरज ढलने लगा था जब 2 आदमी एक बर्फीली पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से में थे। थकान और ठंड ने उनकी प्रोग्रेस धीमी कर दी थी, लेकिन वो उनका जज्बा नहीं तोड़ पाई थी। ये दोनों यूराल पॉलिटेक्निक के छात्र थे और अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे, जो कि एक हाइकिंग ट्रिप से लगभग 2 हफ्ते से लौट के नहीं आए थे। इतने दिनों से अपने दोस्तों को ढूंढते हुए हालांकि उनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन उनकी उम्मीद धूमिल होती जा रही थी। उनके सामने खोलत साइकिल की पहाड़ियां थी, जिसका लोकल मानसी भाषा में मतलब होता है मरा हुआ पहाड़। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कुछ उगता ही नहीं था। इस पहाड़ी की समतल बर्फ एकदम सपाट थी और वो शायद वापस चले जाते अगर उन्हें अचानक ही उस बर्फ में कुछ दिखाई नहीं देता। और जैसे जैसे वो उस चीज के पास आते गए, उन्हें वहां एक टेंट दिखाई देने लगा। पास पहुंचते ही उन्होंने टेंट को पहचान लिया कि ये उनके दोस्तों का है। टेंट के साइड में एक बड़ा छेद होने के अलावा सब कुछ यथाचित लग रहा था। टेंट के साइड में उन्हें बैकपैक्स, स्की बूट्स, कोट्स एक करीने से लाइन में लगे हुए मिले। स्लीपिंग बैग्स और भारी चादरें जमीन पर पड़ी हुई थीं। इन दोनों लोगों ने राहत की सांस ली और हल्का सा जश्न भी मनाया, ये सोचते हुए कि उनके साथी अब मिल ही जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत यूरल पॉलिटेक्निक से होती है, जहां पर मौजूदा और पुराने छात्रों के एक समूह ने एक ट्रैक की योजना बनाई। सारे के सारे छात्र सर्टिफाइड ग्रेड 2 थे और इस ट्रिप पे सफलता के बाद उन्हें ग्रेड 3 मिलने वाली थी, जो कि उस टाइम पे सोवियत यूनियन में हाइकिंग का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता था। इसी वजह से यह ट्रैक काफी संजीदगी से बनाया गया था। ट्रैक के हिसाब से ग्रुप के हर एक आदमी को 186 माइल का रास्ता तय करना था, जिसका 1/3 हिस्सा काफी खतरनाक रास्तों पे था। ट्रैक की अवधि कम से कम 16 दिनों की थी, जिसमें से 8 दिन उन्हें निर्जन जगह पे रहना था, जिसमें से 6 रात उन्हें टेंट में सोना था। ग्रुप का मकसद ओटोटन पहाड़ पे जाना था और जो रास्ता ये लेने वाले थे वो सबसे कष्टदायक रास्ता था। 23 जनवरी को वो रात की ट्रेन लेने वाले थे स्वर्गलो स्टेशन से, जो उन्हें 200 मील उत्तर में सेरोव ले जाने वाली थी। शाम को उन्हें एक और ट्रेन पकड़नी थी जो उन्हें 100 मील उत्तर में इवदेल तक आधी रात को पहुंचाने वाली थी। 25 जनवरी को उन्होंने इवदेल से सुबह की बस पकड़ी जो उन्हें विजय तक ले जाने वाली थी। अगले दिन वो उत्तर में आगे बढ़ते हुए सेक्टर 41 पहुंचे, जहां उन्होंने रात बिताई। 27 को वो जमी हुई लोव्जा नदी को पार करके एक खाली पड़ी जियोलॉजिकल साइट पे पहुंचे। लेकिन एक हाइकर के लिए एक बुरी खबर आने वाली थी। हाइक के दूसरे दिन ही यूरी यूडिन को जोड़ों का जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। उसकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां हमेशा आती रहती थी। जोड़ों का दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो यूरी ने यह निर्णय लिया कि जब तक वो टीम के साथ रहेगा, वो टीम की गति को कम करता रहेगा। सो उसने टीम को कहा कि वो आगे नहीं जा पाएगा और उसने टीम को अलविदा कह दिया। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वो टीम को आखिरी बार देख रहा है। यूरी यूडिन की टीम को छोड़ने के बाद 10 में से 9 ट्रैकर्स ही बच गए थे। आइए उनके बारे में जानते हैं। लुदमिला दुबिनीना 20 साल की थी। यूरी क्रोविशेंको 23 साल के थे। रुस्तम स्लोबोदिन वो भी 23 साल के थे। एलेक्जेंडर कोलवेटोव वो 24 साल के थे। सेम्योन जोलोवेटोव ये 38 साल के थे और एक आर्मी के थे। यूरी डोरशेंको
21 साल के। जनाइडा कोल्मोगोरोवा 22 साल की थी। इगोर देवतोलोव जो कप्तान थे 23 साल के थे। और निकोलाई ब्रिग्नोली वो भी 23 साल के थे। इगोर देवतोलोव टीम के कप्तान थे। सारी टीम उनके साथ ट्रैक पे जाने के लिए आतुर थी और उनकी काफी इज्जत करती थी। और देवतोलोव के नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा, देवतोलोव पास। 29 के बाद से ग्रुप का मेहनत भरा ट्रैक शुरू होने वाला था, क्योंकि अभी तक तो टीम ने ट्रेन और बसों का ही सफर किया था। वो जमी हुई लोवजा नदी पे स्की करते रहे और रात को अपना कैंप लगाया। 30 तारीख को ग्रुप एक पहाड़ के बेस तक गया, जिस पहाड़ का नाम नक्शों पे हाइट 1079 ही लिखा हुआ था। इसी पहाड़ को बाद में लोकल मानसी भाषा में खोलत साक्याल नाम दिया गया, जिसका अर्थ मरा हुआ पहाड़ है। 1 फरवरी को टीम की गति बिल्कुल धीमी हो गई थी, क्योंकि मौसम खराब हो चला था और इस तूफान में टीम को नजर आना भी लगभग बंद हो चुका था और वो रास्ता भटकने के ख्याल से डर गए थे। शाम तक उन्होंने अपने आप को हाइट 1079 के आधे रास्ते में पाया। देवतोलोव ने फैसला किया कि टीम टेंट यहीं पे लगाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही रात ढलने वाली थी। हमें डायरी से ये पता चलता है कि टीम टेंट के अंदर 5:30 बजे तक आ चुकी थी। ट्रिप से पहले इगोर ने यूरी से कहा था कि टीम के वापस आते ही उसे टेलीग्राम भेजेगी। इगोर को यकीन था कि सफर में लगभग 16 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि कुछ और दिन लग सकते हैं, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। यूरी टेलीग्राम का हफ्तों इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस चीज ने यूरी को पुलिस कंप्लेंट के लिए उकसाया और फरवरी के अंत तक एक टीम बनाई गई। टीम में लोकल लोग, कॉलेज के छात्र और अन्य लोग थे। 26 फरवरी को एक छात्र जिसका नाम मिखाइल शाराविन था, उसके और उसके दोस्त ने टेंट को ढूंढ निकाला। टेंट देखने पे उन्हें यह पता चला कि उसे अंदर से काटा गया है और जितने अनुभवी ये हाइकर्स थे, उनमें से कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता था जब तक कि उस रात वो बहुत डरे हुए ना हो। सोचने में कितनी अजीब सी चीज लगती है कि कोई अपने इकलौते आशियाने को अंदर से क्यों काटेगा। और इसके अलावा काफी हाइकर्स जो कि टेंट से भागे थे, उन्होंने ना तो जूते पहन रखे थे और ना ही गर्म कपड़े। सारे हाइकर्स के पैरों के निशान भी एक लाइन में थे, जो कि कैंप साइट से दूर जा रहे थे। झुंड में भागने की बजाय सबके निशान एक के पीछे एक, और उनमें से कुछ निशान नंगे पैरों के थे और कुछ ने सिर्फ सॉक्स पहन रखी थी। वो लोग टेंट फाड़ के धीरे धीरे अपनी सर्द मौत की तरफ जा रहे थे। टेंट के फाड़ने से सिंगल लाइन तक उससे दूर जाने से यह पता चलता है कि उस रात वो लोग डरे हुए थे या कुछ और था। लेकिन कहानी और अजीब होती गई जैसे जैसे उन सबकी लाशें मिलने लगी। जैसा कि इगोर देवतोलोव ने यूरी युदिन को कहा था कि बेस कैंप पे आने के बाद वो उसे टेलीग्राम भेजेगा। लगभग 20 फरवरी तक टेलीग्राम ना आने के बाद यूरी युदिन ने पुलिस में कंप्लेन की। एक खोजी दल का गठन किया गया और 26 फरवरी को मिखाइल शाराविन नाम के एक छात्र ने, जो कि इन ट्रेकर्स का सहपाठी था, उसने उनका टेंट ढूंढ लिया। टेंट देखने पे उन्हें पता चला कि उसे अंदर से काटा गया है। सारे हाइकर्स के पैरों के निशान भी लाइन में थे, जो कि कैंप साइट से दूर जा रहे थे। झुंड में भागने की बजाय सबके निशान एक के पीछे एक थे और इनमें से कुछ निशान नंगे पैर के थे और कुछ ने सिर्फ सॉक्स पहन रखी थी। 21 साल के यूरी दोरेशेंको मुंह के बल बर्फ में पड़े मिले थे। उन्होंने एक छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट पहनी हुई थी और शॉर्ट्स पहने थे, और उनके पैरों में जुराबें और जूते दोनों ही नहीं थे। उनके सर और पांव कई जगह से जले हुए थे और उनके मुंह से ब्राउन कलर का लिक्विड निकल रहा था और पूरे शरीर पे खरोचों और चोट के निशान थे और उनके कान, नाक और मुंह खून से लथपथ थे। ऐसा कहा जाता है कि ये चोट यूरी ने खुद अपने आप को पहुंचाई थी, क्योंकि वो इतनी ठंड सहन नहीं कर पा रहे थे और जमने की कगार पे थे। जो यूरी के मुंह से ब्राउन कलर का लिक्विड निकल रहा था, उसका अर्थ ये था कि उनकी छाती पे कोई जोरदार ताकत ने आघात किया था। यूरी के शरीर के साथ इतना कुछ होने के बाद भी उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह हाइपोथर्मिया ही लिखी गई थी और उस ब्राउन लिक्विड का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। 23 साल के क्रोविशेंको भी यूरी के पास ही मिले थे। उन्होंने एक लंबी आस्तीन की शर्ट और एक जुराब ही पहन रखी थी। उनके शरीर पे बहुत ज्यादा खरोंचें थी और उनके पैरों, टांगों और हाथों में
जगह जगह जलने के निशान थे। उनके मुंह के अंदर उनकी एक उंगली थी कि या तो वो काफी ठंड से बचने के लिए और या फिर वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे किसी चीज से और आवाज ना निकले इस वजह से। इन दोनों की लाशों को देखने से ऐसा लग रहा था कि इनकी मौत के बाद इनके शरीर को एक जगह से दूसरे जगह लाया गया था और इनके कपड़े बाकी लोगों ने अपने पहनने के लिए उतार लिए थे। 23 वर्षीय इगोर दैतलोव का शरीर पीठ के बल पड़ा हुआ मिला था। उनकी दोनों हथेलियां मुट्ठी बंधी हुई थी। इनके शरीर को भी देखने से यह लग रहा था कि मौत के बाद इनकी लाश को भी हिलाया गया था। उनकी दोनों टांगों पे खरोंचे थी और चेहरे पे कट लगे हुए थे और उनका एक दांत भी गायब था। ऐसा लग रहा था कि ये चोट उन्हें लड़ाई के दौरान लगी है और फोरेंसिक रिपोर्ट में उनकी डेथ का कारण भी हाइपोथर्मिया ही बताया गया। 22 वर्षीय ज़नायदा कोलमोगोरोवा ये दोनों महिलाओं में मिली पहली लाश थी। हालांकि उन्होंने कपड़े पहने हुए थे लेकिन उनके रेड स्वेटर की एक आस्तीन गायब थी। इनके दोनों हाथों पे खरोंचे थी और उनके फेस पे भी चोट के निशान थे। उनके शरीर के एक साइड पे काफी लंबी और गहरी खरोंच थी। इनका भी फोरेंसिक रिपोर्ट हाइपोथर्मिया ही आई। ये चोट किसी जद्दोजहद की तरफ इशारा कर रहे थे। कोलमोगोरोवा और देवतलोव दोनों शायद वापस टेंट की तरफ जा रहे थे और मौत का शिकार हो गए। 23 साल के रुस्तम स्लोबुद्दीन, इनकी बॉडी एक हफ्ते बाद मिली और वो भी मुंह के बल बर्फ में पड़ी हुई थी। उनके दोनों कानों में आंतरिक रक्तस्राव हुआ था और इनकी खोपड़ी टूटी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुस्तम इन चोटों के बाद भी कुछ घंटे जिंदा रहे थे। इतनी घातक चोटों की वजह से रुस्तम अपने होश खो बैठे थे और फोरेंसिक रिपोर्ट में उनकी मौत भी की वजह भी हाइपोथर्मिया ही निकल आई। उनकी लाश के साथ भी इनके मरने के बाद कुछ छेड़खानी हुई थी ऐसा प्रतीत हो रहा था। 20 वर्षीय लुदमिला दुबनीना, इनकी लाश एक छोटी सी नहर के पास मिली और इनके बगल से पानी बह रहा था। इनके दोनों होंठ गायब थे जिससे उनके दांत और जबड़ा दिख रहा था। उनके एक गाल का मांस भी गायब था जिससे उनकी गाल की हड्डी दिख रही थी। उनकी 10 पसलियां भी टूटी हुई थीं और उनके हृदय में काफी सारा रक्तस्राव हो गया था। सबसे भयानक चीज जो हुई वो ये थी कि इनकी दोनों आंखें निकाल ली गई थीं और इनकी जबान भी निकाल ली गई थी। फोरेंसिक्स की जांच में जब उनके पेट में काफी खून पाया गया तो ये पता चला कि वे इन सारी यातनाओं के दौरान जिंदा थीं। रिपोर्ट्स में इस हाइकर की मौत चोट की वजह से हुई। 38 वर्षीय सेम्योन बाकी लोगों की बजाय इस मौसम के लिए ज्यादा तैयार दिखे। उन्होंने 3 जोड़ी पैंट और एक लंबी जैकेट अपने स्वेटर के ऊपर पहन रखी थी और 2 टोपियां भी पहन रखी थी। उनकी 5 पसलियां टूटी हुई थीं और उनकी छाती थोड़ी चपटी हो गई थी। उनके चेहरे की चमड़ी भी गायब थी जिससे उनके चेहरे की हड्डी दिख रही थी। उनके सर के पीछे के हिस्से में एक गहरी चोट थी। उनकी भी दोनों आंखें निकाल ली गई थीं। फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स के अनुसार सेम्योन और दुबनीना दोनों ही ये सारी चोटें लगते वक्त जिंदा थे और रिपोर्ट्स का कहना था कि पसलियों का टूटना ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी व्यक्ति की कार से टक्कर हो जाती है, उस वक्त पसलियों का ऐसा हाल होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहां से पसलियां टूटी थीं उस जगह बाहर शरीर पे कोई भी निशान नहीं था। 24 वर्षीय अलेक्जेंडर, इनके भी कपड़े बाकी लोगों से अच्छे ही थे और ये सर्दी के लिए तैयार थे, लेकिन इनकी जैकेट भी कई जगह से फट गई थी और इसके साथ ही उनके कपड़े और मोजे कई जगह से जले हुए थे। अलेक्जेंडर की दोनों भौहें गायब थीं और दोनों तरफ की हड्डियां दिख रही थीं। उनकी नाक टूटी हुई थी और उनकी गर्दन भी टूटी हुई थी और उनके कान के पीछे चोट का एक गहरा निशान था। इतनी सारी और गहरी चोटों के बावजूद फोरेंसिक रिपोर्ट ने मौत का कारण हाइपोथर्मिया लिखा। जैसा हमने देखा कि हर रिपोर्ट हाइपोथर्मिया ही कारण बता रही थी और किसी भी रिपोर्ट में बाकी चोटों का कोई जिक्र ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मजाक हो रहा है। कोली ब्रिग्नोली, इनके भी कपड़े बाकी दोनों की तरह ही अच्छे थे और ऐसा लगता था कि ब्रिग्नोली और सेम्योन दोनों ही टेंट के बाहर थे जब यह घटना हुई थी। इस वजह से दोनों के कपड़े मौजूदा ठंड से लड़ने लायक थे। उनके चेहरे पे खरोंचे थी। उनकी बाहों में आंतरिक रक्तस्राव हो गया था
उनकी लेफ्ट साइड की खोपड़ी बुरी तरह से टूटी हुई थी। खोपड़ी भले ही बुरी तरह से टूटी हो, लेकिन बाहर का मुलायम चमड़े पे कोई भी निशान नहीं था। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितनी भी चोटें इन 9 लोगों को लगी थी, ये किसी एक इंसान की ताकत के बाहर की चीज थी। ब्रिग्नोली इन चोटों की वजह से बेहोश हो गए थे और उसके बाद ठंड में उनकी मौत हो गई थी। और उनकी मौत का कारण एक ऐसी ताकत को बताया गया जो कि इंसानी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगले भाग में हम इन 9 लोगों की मौत के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे कि ये अपने टेंट से कितनी दूर और इनकी लाशें कब कब और कितने दिनों बाद मिली। 27 फरवरी 1959 को टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर शाराविन और कैप्टोलॉफ को पहली 2 बॉडीज मिली। उस इलाके को काफी सावधानी से देखने समय शाराविन ने कुछ काला सा एक देवदार के पेड़ के पास देखा। यहां उसे आग जलने के निशान दिखाई दिए। आग जलाने की जगह से 2 से 3 मीटर दूर उसे यूरी दोरोशेन्को की लाश मिली। इस देवदार के पेड़ की 4 से 5 मीटर ऊंचाई तक की टहनियां कटी हुई थीं और उन्हें चाकू से काटा गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से जिस जगह आग जलाई गई थी उसके आसपास काफी ऊनी और कॉटन सॉक्स बिखरी पड़ी थी और एक लेडीज रुमाल भी था जो काफी जगह से जला हुआ था। कुछ का कहना है कि पेड़ की टहनियां ऐसे हटाई गई थीं कि टेंट की दिशा वाली पेड़ की जगह एकदम साफ हो जाए और पेड़ पे चढ़कर कोई टेंट की तरफ देख रहा था। 21 वर्षीय यूरी दोरोशेन्को 29 जनवरी 1938 में पैदा हुए थे। वो यूरल पॉलिटेक्निक के रेडियो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 4थे साल के छात्र थे। ये ग्रुप में सबसे लंबे थे और एक गरीब परिवार से आते थे। वो अक्सर एक छोटी सी जैकेट पहनते थे जो उनको पूरी तरह ढक भी नहीं पाती थी। वो अपने हाइकिंग क्लब में फेमस थे क्योंकि उन्होंने पहले एक ट्रिप में एक भालू को सिर्फ एक हथौड़ी लेके दौड़ा दिया था। उनकी लाश का कलर भूरा बैंगनी बताया गया था। उन्होंने अपने दोनों पैरों में अलग अलग ऊनी मोजे पहन रखे थे। जो भूरे रंग का लिक्विड उनके मुंह से निकल रहा था, पोस्टमार्टम में यह पता चला कि जब वो जीवित थे तो कोई या कुछ उनकी छाती को दबा रहा था। ये पद्धति एनकेवीडी, स्टालिन की एक सीक्रेट पुलिस में काफ़ी अपनाई जाती थी। वैसे छाती पर दबाव का कारण पेड़ से गिरना भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में नज़रअंदाज कर दी गईं और मृत्यु का कारण हाइपोथर्मिया लिखा गया था। उनकी बाकी चोटें जानलेवा नहीं थीं और उनकी मौत आखिरी भोजन से 6 से 8 घंटा बाद हुई थी। इनकी लाश के नीचे से भी बहुत सी कटी हुई टहनियां मिली थीं जिन्हें चाकू से काटा गया था, लेकिन आसपास कोई चाकू नहीं मिला। खोजी टीम के हिसाब से उस देवदार के पेड़ पर कोई चढ़ा हुआ था क्योंकि उसकी टहनियां 4 से 5 मीटर ऊपर तक कटी हुई थीं। इस बात से यह पता चलता है कि पेड़ के नीचे एक समय 2 लोगों से भी ज्यादा लोग थे। यूरी क्रोविशेन्को 23 साल के थे। उनका जन्म 7 फरवरी 1935 को हुआ था। ये देवतोलोव के अच्छे दोस्त थे और उनके सभी ट्रिप्स पे गए थे। इनके माँ बाप काफ़ी पढ़े लिखे और रसूखदार थे। इन्होंने भी यूरल पॉलिटेक्निक से कंस्ट्रक्शन और हाइड्रोलिक्स की पढ़ाई पूरी की थी और वहाँ से 1957 में उत्तीर्ण हो गए थे। वो चेलियाबिंस्क 40 नाम की एक गुप्त परमाणु फैक्ट्री में काम करते थे और एक हादसे में उन्हें रेडियोधर्मी जगह को साफ करने के लिए भेजा गया था। इसी वजह से उनके कपड़ों में विकिरण की काफ़ी मात्रा थी, जो कि बाद में देवतोलोव पास मामले में एक मोड़ पैदा करती है। इन्हें ग्रुप का जोकर भी कहा जाता था। उन्हें इस ट्रिप के दौरान सेरोव में पुलिस ने ऊंची आवाज में गाना गाने के लिए गिरफ्तार भी किया था। यूरी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया और उसे एक दूसरे और ज्यादा खतरनाक जगह ओजीरो भेज दिया गया, जिसका पता उसके दोस्तों को भी नहीं था। इनकी लाश भी दोरोशेन्को के साथ ही पेड़ के नीचे मिली थी और इन्होंने एक ही पांव में फटा हुआ मोजा पहन रखा था और पैरों में जूते भी नहीं थे। जैसा कि पिछले भाग में बताया गया है कि उनकी एक उंगली उनके मुंह के अंदर से मिली थी, जो कि अत्यधिक ठंड से बचने के लिए या शोर न मचाने के कारण काटी गई थी। पहली दोनों लाशें जिनका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाइपोथर्मिया आई थी, मरने के बाद उनके कपड़े उतार लिए गए थे। इनके कपड़े या तो चाकू से काटे गए थे या उतार लिए गए थे और उन्हें बाकी लोगों ने आपस में बांट लिया था, लेकिन लाशों के साथ इज्जत का व्यवहार किया गया था और मरने के बाद उन्हें एक दूसरे के साथ लेटा दिया गया था। 23 वर्षीय इगोर देवतोलोव का जन्म 13 जनवरी 1936 को हुआ था।
वो भी यूरल पॉलिटेक्निक के रेडियो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 5वें वर्ष के छात्र थे। उन्होंने इंजीनियरिंग के दूसरे साल में ही एक रेडियो उपकरण बनाया था जो वो अपने साथ बहुत सारे ट्रिप्स में लेके गए थे। स्कूल के दौरान ही वो अपने बड़े भाई के साथ ट्रिप्स पे जाते रहते थे। यूपीआई में दाखिला लेते ही वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने लगे और बहुत अच्छे लीडर साबित हुए जिनकी काफी इज्जत हुआ करती थी। एक बार की बात है कि एक कैंपिंग ट्रिप पे एक मेंबर ने उनके बैग से दूध का एक कैन निकाल के पी लिया। कुछ समय बाद पछतावे के साथ उसने इगोर से माफी मांगी। इगोर इस चीज से नाराज नहीं हुए और उससे कहा कि शहर वापस जाते ही वो उस कैन का पैसा टीम के फंड में जमा करा दे। ये बात बहुत लोगों को याद थी। एक लीडर होने की क्वालिटी पाई नहीं जा सकती, बल्कि वो आपके अंदर ही होती है। इगोर एक बहादुर, आत्मविश्वास से भरे, अनुभवी और उत्साही व्यक्तित्व से धनी थे, इसलिए लोग उन्हें अपना लीडर मानते थे। 26 जनवरी को उन्होंने विजय पहुंचते ही अपने पिता को अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी थी। इगोर का शव भी 27 फरवरी को देवदार के पेड़ से लगभग 300 मीटर दूर मिला। उनका मुंह आसमान की ओर था और दिशा टेंट की तरफ थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां भिंची हुई थी और हाथ उनकी छाती पर पड़े थे। उनकी लाश का रंग नीला लाल बताया गया था। उनकी एक जेब में स्ट्रेप्टोसाइड की 4 गोलियां मिली थी। उनके एक पाँव में एक ऊनी और दूसरे में कॉटन का मोजा था। उनकी कलाई घड़ी 5:31 पे रुक गई थी। इनकी मृत्यु का कारण भी हाइपोथर्मिया बताया गया था। उनके शरीर पर लंबी आस्तीन वाली शर्ट को बाद में 10वें हाइकर यूरी यूदिन ने पहचान लिया था कि वो उनकी शर्ट थी जो उन्होंने वापस जाते वक्त दोरेशेंको को दी थी, जो शायद उसके मरने के बाद द्योतोलेव ने पहन ली हो। 22 वर्षीय जनायदा कोलमोगोरोवा का जन्म 12 जनवरी 1937 को हुआ था। ये भी यूरल पॉलिटेक्निक के रेडियो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 5वीं वर्ष की छात्र थीं। ये एक अनुभवी हाइकर थीं और एक बार के ट्रिप में उन्हें वाइपर ने काट लिया था, लेकिन उन्होंने अपना भारी बैग किसी को नहीं दिया और ट्रैक पूरा किया। ये आइडियाज से भरपूर थीं और लोग उन्हें इंजन ऑफ द यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे और उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। ये भी इगोर के हर ट्रिप पे जाती थीं और इन्हें भी वॉकी टॉकी और रेडियोज में काफ़ी रुचि थी। इस ट्रिप पे इन्होंने भी काफ़ी सारी चिट्ठियां लिखी थीं। इनकी लाश देवदार के पेड़ से लगभग 630 मीटर की दूरी पर मिली थी। इनके शरीर का कलर भी बैंगनी लाल बताया गया था। इनकी जेब से 5 रूबल और एक मिलिट्री का मास्क मिला था। उनके शरीर के एक साइड में 30 सेंटीमीटर लंबी चोट का निशान था, जो किसी डंडे के मारने से लगी लगती थी। इनकी मृत्यु का कारण भी हाइपोथर्मिया ही बताया गया था। पोस्टमार्टम में यह भी बताया गया था कि वो अपने मौत के आसपास के टाइम में सेक्सुअली एक्टिव। 23 वर्षीय रुस्तम स्लोबोदिन 11 जनवरी 1936 को पैदा हुए थे। वो यूपीआई से 1958 में पास आउट हुए थे और एंटरप्राइज पीओ बॉक्स 10 में काम कर रहे थे। इनका शरीर खिलाड़ियों वाला था और ये बहुत ही सच्चे और शरीफ इंसान थे। इन्हें मैंडोलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने भी विजय से अपने माता पिता को एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी। उनका शरीर 5 मार्च को देवदार के पेड़ से 480 मीटर दूर मिला था। उनका चेहरा नीचे था, लेकिन टेंट की तरफ था। वो बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे। उनकी कलाई घड़ी 8:15 पे बंद हुई थी। उनके जेब में 315 रूबल, उनका पासपोर्ट, पेन, पेंसिल, चाकू और कंघी मिले थे। उनका पोस्टमार्टम 8 मार्च को किया गया था, जिसमें डॉक्टर ने उनके सर की चोट के बारे में कहा था कि वो किसी बिना धार वाली चीज से लगी है और हाइपोथर्मिया से इनकी मौत हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से स्लोबोदिन बहुत बार मुंह के बल बर्फ में गिरे थे और जहां पे वो मिले थे वहां की बर्फ को देख के लगता है कि जब वो वहां गिरे थे उनका शरीर काफी गर्म था। बाकी लोगों की तलाश जारी रही, लेकिन टीम को कोई सफलता नहीं मिली। उसी साल मई में जब बर्फ पिघलने लगी थी, तो मानसी जाति का एक आदमी जिसका नाम कुरिकोव था, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था। उसने देखा कि पेड़ की कुछ टहनियां एक लाइन में पड़ी थीं और वो देवदार के पेड़ से 50 मीटर आगे गए तो उन्होंने काली पैंट का हिस्सा देखा। उन्हें वहां एक भूरा स्वेटर भी मिला जो कि उन्हें लुदमीला दुबनीना का लगा। इस जगह को पहले भी खोजा गया था, लेकिन उस वक्त बर्फ बहुत ज्यादा थी। बाकी शरीर मई 5 को मिले और 9 मई को उनका पोस्टमार्टम हुआ। इस घटना में एक बात बड़ी अजीब लगती है कि जब पूरी टीम जवान और स्वस्थ लोगों से भरी हुई थी, तो इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो सारे के सारे ही मारे गए। बाकी 4 लोगों की लाश एक बर्फीली गुफा से मिली जो इन लोगों ने खुद बनाई थी। ये गुफा देवदार के पेड़ से 70 से 75 मीटर की दूरी पे थी। ये गुफा का आइडिया जोलोतरोफ का लगता था। वैसे ये तरीका सबसे अच्छा रहता है
ऐसे समय में, क्योंकि वो उन्हें सुरक्षित रखता है बर्फीली हवाओं से। इस ग्रुप को अपने ऊपर मंडराते खतरे का एहसास था और गुफा के अंदर देवदार की टहनियां रखी हुई थीं ताकि लेटते वक्त उनका शरीर का संपर्क बर्फ से ना हो। लुदमिला ने क्रोविशचेंको का स्वेटर और पैंट पहन रखी थी जिसपे कि बहुत सारा विकर्ण मिला था। यहाँ ये केस थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि 9 में से 3 लोगों की हड्डियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था जिन्हें ऐसा लगता था कि बहुत ताकत से तोड़ा गया है। डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ऐसा लगता है कि इनके शरीर को कार ने ठोकर मारी है। और एक और चीज जो अजीब है वो ये कि इन चारों के शरीर गुफा के अंदर न मिलते हुए पास में एक हल्के से गड्ढे में मिले। पहले मिली लाशों के कुछ कपड़े इस्तेमाल नहीं किए गए थे और उन्हें नीचे रखी टहनियों के ऊपर बिछाया गया था। कुरिकोव की इस जगह की खोज के बाद इस जगह की खुदाई हुई और लगभग 3.5 मीटर नीचे उन्हें देवदार की टहनियां और उन पर पड़े कपड़े मिले। दोरोशेंको और क्रोविशचेंको के सारे कपड़े चाकू से काटे गए थे और जोलोतरोव और बेग्नोली ने काफी अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे और क्रोविशचेंको का चाकू भी उनकी बॉडीज के पास ही मिला। इन चारों की लाशें गुफा के पास एक छोटी सी ताजी नाली के पास मिली जिसमें से तेजी से पानी बह रहा था। लुदमिला का शरीर सबसे पहले मिला जो कि बर्फ में 2.5 मीटर अंदर दबा हुआ था और उसका शरीर सड़ने लगा था। बाकी तीनों आदमियों को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए थे, लेकिन उनका शरीर भी सड़ने लगा था। दुबनीना का मुंह खुला हुआ था और उसके शरीर के ऊपर से पानी बह रहा था और रिपोर्ट में सिर्फ ये लिखा गया कि उसकी जुबान गायब थी। यूपीआई के कुछ छात्र जो इस बचाव दल में थे वो बर्फ में जगह जगह रॉड्स घुसा के ढूंढ रहे थे, जिनमें से अक्सनात्जी की रॉड दुबनीना के गले में लगी थी। अक्सनात्जी का कहना था कि इस बचाव अभियान के दौरान उन्होंने पुलिस का रुख एकदम ठंडा देखा और उसे लगा कि उन लोगों के दिमाग में एक थ्योरी पहले से इस घटना को लेकर थी। इस अभियान के दौरान यूरी युदिन को भी नहीं बुलाया गया था। चारों बॉडीज को ये लोग हेलीपैड तक ले गए जहां हेलीकॉप्टर के पायलट्स ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक ये शरीर जिंक के ताबूत में नहीं होंगे वो इन्हें नहीं ले जाएंगे क्योंकि लुदमिला के कपड़ों में विकर्ण मिला था। इस बात पे कर्नल ओल्टुकोव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पायलट पे तान दी। खैर मामला जैसे तैसे शांत कराया गया और बॉडीज एयरलिफ्ट की गईं। दुबनीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। उन्होंने 2 जोड़ी पैंट पहन रखी थी, एक टोपी और 2 जोड़ी मोजे भी पहन रखे थे। उन्होंने शायद अपने पांव ठंड से बचाने के लिए एक स्वेटर को 2 टुकड़ों में काट लिया था जिसको उन्होंने अपने पैरों पर लपेट लिया था। उनकी आंखें निकाल ली गई थीं और नाक टूट के चपटी हो गई थी। ऊपरी होंठ गायब था और जबड़ा दिख रहा था। जबान भी गायब थी। राइट साइड की दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पसली और लेफ्ट साइड की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं पसली टूटी हुई थी। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक दिल में आंतरिक रक्तस्राव के कारण इनकी मौत हुई थी और वो इस घटना के समय सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी। 20 वर्षीय दुबनीना 12 मई 1938 को पैदा हुई थी। इनके पिता एक लकड़ी की कंपनी में डायरेक्टर थे। वो यूपीआई में इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स में 4थे साल की छात्र थी। यूपीआई में दाखिला लेते ही वो स्पोर्ट्स में भाग लेने लग गई और एक अच्छी फोटोग्राफर थी। 1957 में एक ट्रैक पर गलती से उनकी टांग में गोली लग गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रैक पूरा किया। वो दैतलोव के इस ट्रैक पे चुने जाने से काफी खुश थी और बहुत मेहनत कर रही थी। वो इस समूह की सबसे युवा सहभागी थी। 1958 में उन्होंने एक ग्रुप को लीड किया हाइकिंग और स्कीइंग के लिए, वो भी यूरल माउंटेन्स में, जहां लोगों ने उसे बहुत ही हिम्मती और बहादुर लीडर माना। 38 वर्षीय सेमियोन जोलेट्रोव फरवरी 2, 1921 को पैदा हुए थे। वो एक टूरिज्म इंस्ट्रक्टर की तरह काम करते थे। उनका वैश्विक जीवन उन्होंने आर्मी में बिताया था और उन्हें 4 अवार्ड्स भी मिले थे। वो सिंगल थे और उनके शरीर पे बहुत से टैटू थे। उनकी मौत उनके 38वें जन्मदिन पे हुई। अपने आर्मी के समय खत्म होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, लेकिन 2 कॉलेजेस में दाखिला लेने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि दोनों कॉलेजेस की सीटों में कटौती कर दी गई थी। 12 अप्रैल 2018 को जोलोटोव की कब्र से उनकी खोपड़ी निकाल के उसे उनकी फोटो से सॉफ्टवेयर द्वारा मिलाया गया, जो कि एकदम सही साबित हुआ। इस ग्रुप में वो सबसे बड़े थे और ग्रुप वाले इस चीज को लेकर थोड़े चिंतित थे कि उनका लीडर 23 वर्ष का है और उनके अंडर 37 वर्ष का एक एक्स आर्मी वाला सैनिक। लेकिन बाद में ग्रुप वालों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और जोलोटोरोव अपनी दूरी बना के रखना अच्छी तरह से जानते थे। जोलोटोरोव ने भी 2 टोपी, एक स्कार्फ, लंबी और छोटी आस्तीन की शर्ट्स, काला स्वेटर, एक कोट, 2 जोड़ी पैंट, एक स्की पैंट, एक जोड़ी मोजे और गर्म चमड़े के जूते पहन रखे थे। उनके गले में एक कैमरा लटका हुआ था जिसकी फिल्म बहते पानी ने खराब कर दी थी
और उन्होंने एक नोटपैड भी पकड़ा हुआ था जिस पे लिखा हुआ कुछ नहीं था। जोलोटोरोव के पास एक और कैमरा था जो टेंट में मिला था, और उनके पास ये दूसरा कैमरा कहां से आया, इस बात ने यूरी युदिन को भी हैरान कर दिया। इनकी और दुबनीना की चोटें लगभग एक जैसी थीं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इन चोटों के वक्त जिंदा थे। और इनकी ये चोटें जहां ऊपरी चमड़े पे कोई निशान नहीं था, ऐसा लग रही थी जैसे किसी बॉम्ब की शॉकवेव से लगी हों। दुबनीना इन चोटों के बाद 10 से 20 मिनट जिंदा रही होंगी, और जोलोटोरोव शायद थोड़ा लंबे वक्त तक जीवित रहे होंगे। 24 वर्षीय अलेक्जेंडर का जन्म 16 नवंबर 1934 को हुआ था, और वो यूपीआई में न्यूक्लियर फिजिक्स के चौथे साल के छात्र थे। उनके पिता एक कंपनी में फाइनेंशियल डायरेक्टर थे, और वो अपनी 5 बहनों के बाद इकलौते लड़के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया, और इसके बाद उनका जीवन नर्क हो गया। युद्ध के बाद उन्होंने जैसे तैसे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। कुछ समय बाद उन्हें मॉस्को में एक साइंटिस्ट की नौकरी मिल गई, और अच्छी तनख्वाह के अलावा रहने की जगह भी दी गई। इसी दौरान अलेक्जेंडर विभिन्न स्पोर्ट्स में भाग लेने लगे और हमेशा हाइकिंग पे जाने लगे। कुछ समय बाद वो मॉस्को में अपनी नौकरी छोड़ के यूपीआई में पढ़ने आ गए, जहां उनकी मुलाकात देतलोव से हुई। इस हाइकिंग ट्रिप के दौरान उनका जन्मदिन भी मनाया गया था। अलेक्जेंडर का शरीर भी काफी ढका हुआ था, लेकिन वो टोपी और जूते नहीं पहने हुए थे। उन्होंने एक बिना आस्तीन और एक लंबी आस्तीन वाली शर्ट, एक स्वेटर, एक चमड़े की जैकेट और उसके ऊपर एक स्की जैकेट पहनी हुई थी। उनकी जेब से चाबी, सेफ्टी पिन, कुछ खाली कागज और कुछ दवाइयां मिली। नीचे भाग में उन्होंने शॉर्ट्स, एक पैंट, एक स्की पैंट और एक कैनवस की पैंट और 3 जोड़ी मोजे पहन रखे थे। उनके स्वेटर के कमरबंद और पैंट्स के निचले भागों में विकर्ण मिला था। उनकी चमड़ी का रंग सलेटी हरा और बैंगनी था, और उनकी गर्दन टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में उनकी टूटी गर्दन का कोई जिक्र नहीं था। 23 वर्षीय ब्रिग्नोली 5 जुलाई 1935 को पैदा हुए थे। उन्होंने 1958 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी करने लगे थे। वो यूपीआई में काफी जाने माने थे, और लोग उन्हें काफी दोस्ताना मानते थे। लोग इन्हें प्यार से टीबू पुकारते थे। ब्रिग्नोली पढ़ाई में काफी अच्छे थे, और हाइकिंग का उन्हें बहुत शौक था। ब्रिग्नोली इस ठंड से बचने के लिए काफी सही तरीके से तैयार थे। ऐसा लगता है कि वो और जोलोटोरोव तंबू के बाहर थे जब इस घटना की शुरुआत हुई थी, इसलिए दोनों ने जूते भी पहन रखे थे। उन्होंने 2 टोपी, एक शर्ट, एक स्वेटर, एक भेड़ के चमड़े की जैकेट, एक नॉर्मल पैंट, स्की पैंट, एक कैनवस पैंट, भारी ऊनी मोजे और 2 जोड़ी जूते पहन रखे थे। उन्होंने अपने उल्टे हाथ की कलाई में 2 घड़ियां पहन रखी थीं, जिसमें से एक 8:14 पर और दूसरी 8:40 पर रुक गई थी। उनकी खोपड़ी टूटी हुई थी, और ये किसी गाड़ी के टकराने जितनी गहरी थी। ये चोट किसी के पत्थर से उनको मारने से या गिरने से नहीं लगी लगती थी, क्योंकि खोपड़ी का बाहरी चमड़ा एकदम ठीक था। इस चोट के बाद ब्रिग्नोली बेहोश हो चुके थे, और बिना किसी की मदद के हिलडुल नहीं पा रहे होंगे, और 2 से 3 घंटे तक जिंदा रहे होंगे। दोस्तों, ये घटना 60 साल पहले होने के बावजूद रूस में उस समय आयरन कर्टन होने की वजह से इसे बाहर नहीं आने दिया। 90 के दशक में रूस के टूटने पे इस घटना ने बाहर दुनिया में कदम रखा। इतने सालों तक दबे रहने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज निकाली हैं, और अगले भाग में हम उन थ्योरीज को एक एक करके देखेंगे। 9 हाइकर्स एक रात में ही टेंट को काट के वहां से निकले, लेकिन वो क्यों निकले, ऐसी क्या वजह रही होगी कि हाइकर्स ने ढंग के कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। उनकी इतनी भयानक चोटें, जैसे कि आंखें निकल जाना, जबान का ना होना, 10-10 पसलियां टूट जाना, सर पे गंभीर चोटें, और इन सब के ऊपर ऐसी चोटों के ऊपरी चमड़ी में कोई दाग ना होना, बहुत सी अलग अलग बातों को जन्म देता है। इन लोगों की मौत के कई कारण दिए गए हैं, जिसमें से कि लगभग सारे ही कारण पूरी तरह से इस घटना पे फिट नहीं बैठते। ये पूरी टीम एक नौजवान टीम थी जो कि वेल ट्रेंड थी, और उनका इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से टेंट को अंदर से काट के रात को खुले में निकल जाना अजीब है। कैंप के मिलने के बाद इस टीम के कैमरे मिले जो कि अच्छी हालत में थे, और उन्हें डेवलप कराया गया, जिसमें से 2 से 3 चौंकाने वाली फोटोज मिली थी। खैर, 9 में से काफी लोगों को एक ही कब्रिस्तान में दफनाया गया, और आज 60 साल बाद हम इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक लेखक एलेक्सी रेतिकिन के अनुसार जोलोटोरोव, कोलबतोव और क्रोविश्चेंको ये तीनों केजीबी एजेंट थे, और सीआईए की एक टीम का पर्दाफाश करने वहां गए थे। उन्हें सीआईए टीम को रेडियो एक्टिव सैंपल्स देने थे और उनकी फोटो लेनी थी, लेकिन उस जगह कुछ गड़बड़ हो गई और सीआईए एजेंट्स ने टीम की हत्या कर दी।
एलेक्से इस थ्योरी के सबूत में कहते हैं कि ज़ोलोटोरोव एक्स आर्मी के थे और स्टालिन के लिए लड़े थे। कोलेवाटोव यूपीआई ज्वाइन करने से पहले एक सीक्रेट कंपनी में मॉस्को में काम कर रहे थे और क्रोविशेंको भी एक सीक्रेट जगह काम कर रहे थे जिसका पता उनके दोस्तों को भी नहीं था। एलेक्से के मुताबिक जब सीआईए की टीम को यह पता चला होगा कि ये तीनों उनके साथ धोखा कर रहे हैं तो टीम को मार दिया गया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टीम के बाकी मेंबर्स को इस चीज का कोई पता ही ना हो कि ये तीनों उस ग्रुप के साथ हाइकिंग का बहाना बना के ये डील करने गए थे। दूसरा कारण, हाइकर्स को गलती से गुलाग जेल का भगोड़ा समझ लिया हो। जिस जगह यह घटना हुई थी उससे कुछ मील दूर ही एक कैंप था जहां से भागे हुए कैदियों को टीम ने देख लिया हो और उन्होंने इन्हें मार दिया हो, या टीम को खुद ही कैंप का भगोड़ा समझ के पुलिस या आर्मी वालों ने मार दिया हो। यूरी युदिन को बाद में टीम की चीजों से एक ऐसा कपड़ा मिला था जो आर्मी का था और पैर के ऊपर लपेटा जाता था। यूरी एकदम श्योर थे कि टीम किसी ऐसे कपड़े को साथ नहीं लाई, और जब अंत में सबूत के तौर पे टीम का सारा सामान जमा करवाया गया तो उसमें से यह कपड़ा गायब मिला। ब्रिटिश लेखक कीथ मैक्लोस्की के हिसाब से ये छात्र अचानक ही उस जगह एक मिलिट्री बेस के आसपास पहुंच गए थे और वहां के सैनिकों ने इन्हें मार दिया। एक और बात भी हो सकती है, उस वक्त सरकार ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी थी और आर्मी की किसी भी चीज को, खासकर हेलीकॉप्टर्स के पर्सनल इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इस वक्त आर्मी के कुछ बड़े लोगों ने शिकार पे जाने का प्लान बनाया और इसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। कीथ के अनुसार ज़ोलोटोरोव, जो कि एक एक्स आर्मी थे, उसे केजीबी ने इन्हीं इलाकों में ट्रैक के बहाने फोटोग्राफी के लिए भेजा था। शिकार पे जाते हुए उस हेलीकॉप्टर की और शिकार में गए लोगों की फोटो ले ली गई थी। इसे आर्मी वालों ने देख लिया था और वो इन छात्रों को कैंप में वो कैमरा लेने गई थी। ज़ोलोटोरोव, जो कि केजीबी की तरफ से था, उसने कैमरा देने से मना कर दिया और इसी वजह से आर्मी के लोगों ने उस सबको मार दिया, क्योंकि बाकी टीम के लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं थे और उन्होंने ज़ोलोटोरोव का साथ दिया और मारे गए। जैसा कि खोजबीन के बाद पता चला कि आसपास कोई जेल नहीं टूटी थी, तो इन हत्याओं का ठीकरा मानसी समुदाय के लोगों के सर फोड़ दिया गया। व्लादिमीरोविच, जो कि एक सरकारी जासूस थे, उनके मुताबिक ये कुछ चीजें हैं जो मानसी लोगों को कटघरे में खड़ा करती हैं। एक मानसी चम, जो कि एक निशान होता है, छात्रों के कैंप से महज 60 मीटर दूर पे ही लगा था। मानसी लोगों को अपने पैरों के निशान बर्फ में छुपाना अच्छे से आता है और छात्रों के मरने के तरीके भी आम जिंदगी से अलग ही थे। मानसी लोग इस पहाड़ को पवित्र मानते हैं और उन्होंने अगर छात्रों को रोका होगा और बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच गई होगी। मानसी लोगों में और सरकारी तंत्र में हमेशा मनमुटाव रहता था और हो सकता है कि इसी की वजह से बदले की भावना के कारण ये हुआ हो। उस क्षेत्र में ऐसी अफवाह भी फैली थी कि 20 साल पहले मानसी लोगों ने जियोलॉजिस्ट को बांध के पानी में मरने के लिए फेंक दिया था। लेकिन इन सब दोषारोपण का जवाब मानसी लोगों ने इस तरह दिया। उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पे बहुत से लोग जाते थे, दोनों औरत और आदमी, और उस पहाड़ पे उनकी कोई पवित्र जगह नहीं थी और ना ही कोई मंदिर था। तीसरी और सबसे अच्छी बात यह कही गई कि अगर मानसी लोग इन्हें मारते तो उनके टेंट में पड़ी चीजों को भी चुरा लेते, उनके कैमरे, शराब और लगभग 2000 रूबल्स जो उस टेंट और लाशों की जेबों से मिले थे, जो कि वो आसानी से चुरा सकते थे। लेकिन इन सब तर्कों का रूसी न्याय सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ा और बहुत से मानसी नौजवानों को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। क्लार्क विल्किंस ने अपनी किताब अ कंपेलिंग अननोन फोर्स, द द्योतलो पास इंसिडेंट AKA 6 Hours to Live में स्टोव की थ्योरी का जिक्र किया है। उनके हिसाब से जो स्टोव दैतलोव उस ट्रिप पे ले गए थे, उसके द्वारा टेंट में इतना धुआं भर गया था कि उन्हें बाहर निकलना पड़ा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें टेंट से दूर जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बाहर आते ही वो खुली हवा में आ जाते और अगर स्टोव की वजह से उन्हें लगता था कि टेंट में आग लग जाती तो वो वहां पड़ी बर्फ का इस्तेमाल कर सकते थे। क्लार्क के अनुसार घटना की रात को उन्होंने स्टोव का पहली बार इस्तेमाल किया था और उसे वापस रखते वक्त टेंट में स्टोव के अंगारों से आग लग गई हो और धुआं फैल गया हो। टीम के कई लोगों के जले हुए कपड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। काफी मेंबर्स के मुंह और होठों के बगल में खून इस बात को सपोर्ट करता है कि उन्होंने काफी धुआं अंदर ले लिया था। लेकिन ये स्टोव की कहानी विकर्ण
जबान को खींच लेना, आंखें निकाल लेना और पसलियां तोड़ देना, इन सब के बारे में अधिक जानकारी नहीं देती। जर्मन एर्चेंको, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनके हिसाब से उस जगह पे अचानक ही ग्रेविटी की कमी हो गई थी और इसी वजह से टीम के मेंबर्स हवा में उड़ते हुए टेंट से दूर जा गिरे। इसकी वजह से ही उनके चेहरे पे चोटें लग गईं और उनकी हड्डियां टूटी हुई थीं। इनके हिसाब से अगर टीम अपने टेंट से नहीं निकलती तो शायद बच जाती, क्योंकि ये चीज बस थोड़ी ही देर के लिए हुई थी। कैटाबैटिक विंड, इस हवा को ऐसे समझाया जा सकता है जैसे कि एक बॉल पहाड़ी से नीचे गिर रहा हो। पहाड़ के ऊपर से ठंडी हवा, जो कि ज्यादा भारी होती है, वो नीचे की तरफ रोल होती हुई आती है और जो कि बहुत ज्यादा ठंडी और तेज हो जाती है। और जैसे कि इनका टेंट पहाड़ के किनारे लगा हुआ था, ये हवा सीधी इनकी तरफ आ रही थी। अगर नीचे की तरफ गर्म हवा हो तो ये और तेजी से नीचे आती है। इसका उदाहरण टीम की डायरी में उस घटना की थोड़ी देर पहले हुई एंट्री की है, जिसमें अचानक ही गर्म हवाओं का जिक्र है। इस बात से ये पता चलता है कि ये गर्म हवाएं इस कैटाबैटिक हवाओं का मसौदा तैयार करने में लगी थीं। इन हवाओं के नीचे आने पे हमें ये तो पता चलता है कि टीम तंबू से बड़ी तेजी से निकलकर पेड़ों के बीच जा रही थी, लेकिन निकाली गई आंखें, उखाड़ी गई जबान और टूटी हुई पसलियां, ये हवा उनका कारण नहीं बन सकती। टीम की खोज के दौरान एक टेलीग्राम खोजी पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर्स भेजा था, जिसमें लिखा गया था कि इस ट्रेजेडी की अंतिम कड़ी बच गई है। वो है कि हाइकर्स टेंट से क्यों निकले। इसका कारण मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स भी हो सकता है। इसी पे आधारित खोज शुरू की गई, लेकिन जितने भी सरकारी दफ्तर थे, सबके यहाँ से ये जवाब आया कि उनकी तरफ से 1 और 2 फरवरी को कोई रॉकेट नहीं छोड़ा गया था। बचाव दल के निकलने से पहले से ही ये अफवाह फैली थी कि उस जगह के आसपास आर्मी की कुछ गुप्त ट्रेनिंग होती है। लोकल मानसी लोगों ने भी कई बार आर्मी पेट्रोल को अचानक ही घने जंगल में देखा था और उन्हें बहुत बड़े छेद, जिनको कि कंक्रीट से कवर कर दिया गया था, पहाड़ी के ढलान पे मिलते थे। सूत्रों के मुताबिक बचाव दल के वहां पहुंचने से पहले ही वहां एक टीम पहुंच गई थी, जिसने सारे सबूत हटा दिए थे और लोगों को कहना है कि टेंट भी एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया गया था और टीम की डायरी में की गई एंट्री से भी छेड़छाड़ हुई थी। डॉनी आइशर के हिसाब से इंफ्रासाउंड ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इतनी लो है कि उसे इंसान सुन नहीं पाता, लेकिन उसका असर इंसान पे बड़ा अजीब होता है, जैसे कि नींद ना आना, सांस लेने में दिक्कत और बहुत ज़्यादा डर और घबराहट। वहाँ आ रहे तूफान की आवाज़ और उसके बाद इंफ्रासाउंड, अंधेरा, ठंड और काला टेंट, ये सब किसी अच्छे आदमी को भी डराने के लिए काफ़ी हैं। वैसे इंफ्रासाउंड से टीम को लगी चोटों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। उड़न तश्तरियों की कहानी पे ज़ोलाटोरोव के 5वें कैमरे की रील ने काफ़ी रोशनी डाली है। उनके द्वारा ली गई पिक्चर्स बताती हैं कि उस रात वो किसी चमकदार चीज़ की फ़ोटो ले रहे थे। ज़ोलाटोरोव और बिग्नोली के अच्छे तरीके से तैयार होकर रहने से ये लगता है कि वो इस घटना से पहले टेंट के बाहर थे। वहाँ मौजूद यूरिन सैंपल से भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन कोई बाथरूम करने कैमरा लेकर क्यों जाएगा? इसका अर्थ ये है कि वे दोनों पहले से ही बाहर थे और फोटो ले रहे थे, लेकिन तभी उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। कई गवाहों ने भी उस दिन पहाड़ पे काफी सारी लाइट्स देखी थी जहां पे ये घटना हुई थी। यूएफओ की थ्योरी काफी ठीक लगती है जब हम उनको चोटों से मिलाकर देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वहां उतरा था और उसके अंदर से कुछ जीव निकले थे जिन्होंने टीम को मार डाला। क्रोविशेंको, दुबनीना और ज़ोलाटोरोव के कपड़ों पर विकिरण की कहानी भी इस बात से पुख्ता हो जाती है कि वो किसी ऐसी चीज के संपर्क में आए थे जिसने उन्हें विकिरण दिया। जैसा कि पहले बताया गया है कि आधिकारिक तौर से 1 और 2 फरवरी को कोई रॉकेट धरती से नहीं उड़ाया गया था, लेकिन ज़ोलाटोरोव की कुछ खींची हुई पिक्चरों से यह लगता है कि कुछ तो उस रात हवा में था और शायद वहां उतरा भी हो। जून 1, 2014 को डिस्कवरी चैनल ने 2 घंटे का एक प्रोग्राम दिखाया जिसका शीर्षक था रशियन येती द किलर लिव्स, जिसका अर्थ है रशियन येती, कातिल जिंदा है। इस कहानी को समर्थन दिया ब्रिग्नोली के कैमरे से ली गई आखिरी पिक्चर ने, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक थोड़ी धुंधली फोटो में येती जैसा दिखने वाला एक जीव है।
यति की इस कहानी में आने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि किसी गैर इंसानी शक्ति ने टीम को मारा। लेकिन विकर्ण कहाँ से आया और टीम टेंट छोड़कर एक लाइन से पैदल पेड़ों की तरफ क्यों गई? क्योंकि अगर टीम का सामना यति से होता तो टीम में भगदड़ मच जाती और वो एक लाइन में नहीं चलते। इस कहानी को और हवा दी इस टीम द्वारा निकाले गए एक पेपर ने। ये टीम को बिजी रखने का एक आइडिया था कि वो एक अखबार निकालेंगे जिसमें सब लोग अपना योगदान देंगे। उस अखबार में जो आखिरी दिन निकाला गया था उसके पहले पेज पे लिखा था कि अब हमें विश्वास हो गया है कि यति का अस्तित्व है और वो यूरल की पहाड़ियों में रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो नहीं पता, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में इसे भी दर्शाया गया है। इसी कहानी में दुबनीना की गायब जुबान भी काफी ज्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि और कोई भी कारण इसे नहीं समझाता कि जुबान कहाँ गई। वुल्वरीन ये जानवर अपने आक्रामक रवैये के लिए बदनाम है। इनके खूंखार जबड़े और पंजों के अलावा इसके पास एक और हथियार है जिसका कि आज हम जिक्र करेंगे, वो है इसका बदबूदार डिस्चार्ज। टीम लगभग 7 बजे खाना खाने बैठी और खाने की सुगंध ने वुल्वरीन को आकर्षित किया होगा और वो टेंट के अंदर आ गया होगा। टेंट के अंदर आते ही टीम ने जो मिला उसे उसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। इसी वजह से शायद कैमरा टूटा होगा। इसी भागदौड़ में वो जानवर टेंट में फंस गया होगा और उसने अपना बदबूदार डिस्चार्ज छोड़ा होगा। थोड़ी देर में ही ये फंसा हुआ जानवर चिल्लाने लगा होगा और ये देख टीम टेंट से बाहर उसे काट के आई होगी, क्योंकि टेंट के दरवाजे पे तो वुल्वरीन फंसा हुआ था। इसके बाद टीम पेड़ों तक पहुंची होगी और आग जलाई होगी। यहां तक तो ये कहानी ठीक लगती है, लेकिन विकर्ण जबान निकालना और पसलियां टूटने के सच पे ये रोशनी नहीं डाल पाई। जब हेलीकॉप्टर से खोजी कुत्तों को लाया गया था तो वो बाहर नहीं निकल रहे थे। इसका कारण टेंट में वुल्वरीन की गंध को ठहराया गया है। मेथनॉल पॉइजनिंग के लक्षण हैं चेतना और समन्वय की कमी, उल्टी, पेट दर्द और बदबूदार सांस। दृष्टि में कमी इसके उपयोग के लगभग 12 घंटे बाद आती है। रिसर्चर्स के हिसाब से उस जगह बर्फ पे मेथनॉल गिरी होगी और टीम ने उसी बर्फ से पानी बनाया होगा। एक और रिसर्चर के हिसाब से किसी ने उनकी शराब की बोतल में मेथनॉल डाल दिया होगा, क्योंकि यूरियुद्दीन ने कहा था कि उसे अफसोस है कि वो ज्यादा शराब नहीं ले जा पा रहे। हो सकता है कि किसी ने मेथनॉल को सूंघा होगा और उसे शराब समझकर रख लिया होगा और टीम थक हार के टेंट लगाने के बाद शराब पीने बैठ गई हो। ज्यादा सेवन से अंधापन और किडनी फेलियर भी हो सकता है, लेकिन ये कारण भी टेंट को फाड़कर पैदल जंगल की तरफ निकल जाने तक को ही बताता है। बाकी एक कारण इस चीज से कवर नहीं होते। एडुआर्ड तुमनोव, जो कि इस केस के जाने माने पैथोलॉजिस्ट हैं, वो लड़ाई की थ्योरी पे ज्यादा जोर देते हैं। उनके सबूत हैं पहली 4 लाशों को लगी हुई चोटें। उन्होंने क्रोविशेंको की रिपोर्ट पढ़कर उनके हाथ में लगी चोटों का विश्लेषण करके ये बात कही। उनका यह भी दावा है कि पहली 5 लाशों का पोस्टमार्टम ढंग से नहीं किया गया और उनके अंदरूनी अंगों को अल्कोहल के लिए भी नहीं जांचा गया। वैसे पहली 3 लाशों की चोटें ऐसे लगती हैं कि आपसी लड़ाई में ही लगी हैं, जैसे दैतोलोव का एक दांत गायब है और बाकी लोगों के हाथों पर खरोंचें और चोटें। वैसे ये थ्योरी चोटों को तो कवर करती है, लेकिन टेंट से उसे काट कर निकलना और एक लाइन में पेड़ों तक जाना इसे कवर नहीं करती। आर्कटिक हिस्टीरिया, ये थ्योरी लोगों के दिमाग में चिवुरे पास और द्योतोलोव पास की घटनाओं की तुलना करने पे आई है। इस हिस्टीरिया के कारण समय का ज्ञान ना होना, ठंड ना लगना, बेहोशी में चलना और मतिभ्रम होना बताया गया है। ये एक ऐसा दौरा है जो कि बर्फीले इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को समय समय पर पड़ता रहता है, लेकिन आज तक ये किसी आम इंसान में नहीं देखा गया। खैर जो भी हो, ये थ्योरी भी विकर्ण, गायब जुबान और टूटी पसलियों का जवाब नहीं देती। बॉल लाइटनिंग, पुलिस ऑफिसर लेव इवानोव, जिन्होंने इस केस को 1959 में हेड किया था, ये थ्योरी उनके तरफ से आई है। बॉल लाइटनिंग एक दुर्लभ घटना है। ये आम बिजली के कड़कने से भी ज्यादा देर तक वातावरण में रहते हैं और इनका तापमान
सूरज की सतह से भी ज्यादा होता है। उनके हिसाब से लोकल मानसी लोगों ने उस रात गोलाकार चमकती हुई चीजों को उस एरिया में देखा था। इवानोव के अनुसार ये बॉल और रोशनियों की ही फोटो जोलोतरोव और ब्रिग्नोली उस रात टेंट से बाहर निकलकर ले रहे थे। इसी बीच एक गोला टेंट की तरफ आया होगा और उसने टेंट के आसपास की बर्फ को पिघला दिया होगा। ये सब देखकर लोग वहां से निकल गए होंगे। पेड़ों के बीच आग जलाने के बाद क्रोविशेंको और दोरिशेंको के ऊपर भी ऐसी रोशनी गिरी होगी। इसी वजह से उनका शरीर जगह जगह से जला हुआ मिला। जो गुफा छुपने के लिए बनाई गई थी उस पर भी ये बॉल गिरा होगा, जिसकी वजह से वो सारे दूर जा गिरे और उनकी हड्डियां टूट गईं। स्लोबोदिन, जिसको चोट लगी थी और कोल्मोगोरोवा उसे टेंट की तरफ ले जा रही थी, कोल्मोगोरोवा थकान की वजह से मारी गई और स्लोबोदिन अपनी चोट की वजह से बेहोश होकर बर्फ में गिर गया। ये थ्योरी लगभग सारा कुछ कवर करती है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो शरीर काफी जले हुए मिलने चाहिए थे। हिमस्खलन। कोलत साक्याल या हाइट 1079 एक ऐसा इलाका है जहां हिमस्खलन नहीं आते और ना ही इसकी ऊंचाई उतनी है। लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने वालों का कहना है कि एक छोटा हिमस्खलन हुआ होगा जिसे टेंट को ढक दिया होगा और उसमें से टेंट को काट के टीम निकली होगी और पेड़ों की तरफ गई होगी और इसी दौरान उनकी हड्डियां भी टूट गई होंगी। लेकिन टेंट से पेड़ों की तरफ जाते हुए कदमों के निशान इस बात को झुठला देते हैं, क्योंकि अगर किसी की पसलियां टूटी हुई हैं तो वो किसी की मदद लेके ही चलेगा, लेकिन उन निशानों में ऐसा कुछ नहीं दिखा। जहरीले मशरूम। ये एक अजीबोगरीब थ्योरी है जिसमें स्वेतलाना ओस कहती हैं कि पहाड़ी पे मौजूद कुछ जहरीले कुकुरमुत्तों को टीम ने अनजाने में खा लिया होगा और वो भ्रमित हो गए थे। खैर, इस थ्योरी में ज्यादा वजन नहीं है। टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट। एक फिल्म डेविल्स पास जो 2013 में आई थी, उसके अंदर ये कहा गया है कि अमेरिका के कुछ स्टूडेंट्स रूस आए और द्योतलो पास गए और वहां जाकर उन्हें एक सुरंग मिली जिसमें टेलीपोर्टेशन की मशीन्स मिली। ये एक काल्पनिक कहानी है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमने एक एक करके द्योतलो पास में मारे गए 9 हाइकर्स के मरने की थ्योरीज को देखा। इसमें हर थ्योरी कहानी के सिर्फ एक भाग को ही समझती है और बाकी का हिस्सा खाली रह जाता है। कुछ तो कोरी कल्पनाएं हैं, एक आध थ्योरी ही पूरी घटना को समझाती है। पहला, टीम में कुछ लोग केजीबी के थे और वो सीआईए को रेडियो एक्टिव मटेरियल देने गए थे। लाशों की स्थिति देख के तो लगता है कि जैसे उन्हें जानबूझ के मारा गया हो, लेकिन अगर कहानी को शुरू से देखें तो सीआईए की वजह से कोई टेंट अंदर से क्यों काटेगा, और टेंट से पेड़ों तक जो 25 मिले हैं उसमें सिर्फ 9 लोगों के अलावा और किसी के निशान नहीं मिले। और उस देवदार के पेड़ के नीचे आग जली हुई थी। अगर सीआईए टीम उन्हें मारना ही चाहती तो वो आग क्यों जलवाती। टीम को गुलाग जेल का भगोड़ा समझा गया। मान भी लेते हैं कि ये बात सही है कि उन्हें आर्मी ने गुलाग जेल का भगोड़ा समझ लिया हो। पहले की तरह इस टेंट को अंदर से काटना और सिर्फ 9 लोगों के पदचिन्ह ही मिलना। और अगर आर्मी ने उन्हें भगोड़ा समझ लिया होगा तो उनके पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते थे या उन्हें पकड़कर अपने हेडक्वार्टर ले जाते। अगर टीम का सामना जेल के भगोड़ों से हुआ हो तो ये बात मानी जा सकती है कि उन भगोड़ों ने उनका कत्ल कर दिया होगा, लेकिन फिर से वही टेंट वाली बात और पैरों के निशान वाली बात आ जाती है। तीसरा, स्पेशल फोर्सेस। इस कहानी में भी मौत के कारण तो ठीक बैठते हैं, लेकिन टेंट और पदचिन्हों की कहानी वहीं की वहीं रह जाती है। एक बात और है, अगर कोई भी दूसरे लोग इस टीम को मारने आए होंगे तो उन लोगों को एक जगह पे ही मारेंगे, ना कि अलग अलग जगह। चौथा, मानसी जनजाति के लोग। वैसे ये लोग ऐसी मौत किसी को भी दे सकते हैं और अपने पैरों के निशान मिटाने भी जानते हैं। ये हो सकता है कि टीम को मानसी लोग मिल गए हों और बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच गई हो, लेकिन यहाँ पे ये बात समझ नहीं आती कि अगर मानसी लोग टीम के पास गए भी होंगे तो टीम टेंट फाड़कर बिना जूते पहने बाहर क्यों निकलेगी। पांचवा, स्टोव। स्टोव की बात टेंट से बाहर आने तक ही ठीक लगती है कि धुआं भर जाने से टीम जल्दी से बाहर आ गई होगी और फिर धुआं छटने का इंतजार करते हुए वो पेड़ के नीचे उन्होंने आग जलाई होगी। इसके बाद की घटनाओं का स्टोव से कोई लेना देना ही नहीं लगता।
छठवां, ग्रेविटी फ्लक्चुएशंस। ये लॉजिक भी एकदम दूर की कौड़ी लगती है, और अगर टीम के लोग उड़ के जगह जगह गिरे होंगे तो फिर कदमों के निशान कैसे आ गए। सातवां है कैटाबैटिक विंड्स। ठंडी हवाएं भी क्यों टीम वालों को टेंट से दूर जाने पे मजबूर करेंगी, बल्कि इसमें तो उन्हें टेंट के अंदर ही रहना ज्यादा अच्छा लगा होगा। आठवां, सीक्रेट लॉन्चेस। वैसे तो सरकारी ऑफिसर्स ने 1 और 2 फरवरी को किसी भी तरह के रॉकेट को न दागे जाने की जानकारी दी थी, लेकिन अगर मान भी लेते हैं कि किसी ने रॉकेट छोड़ा भी था, तो ये कहानी के रिजल्ट से बिल्कुल भी नहीं मेल खाता। अगर कोई जलता हुआ रॉकेट गिरा भी होगा तो टीम थोड़ी देर के लिए टेंट से निकलकर उसे देख लेती और फिर वापस अंदर चली जाती। नौवां, इंफ्रासाउंड। मान लेते हैं कि कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों ने टीम को भ्रमित कर दिया हो और वो टेंट फाड़ के बाहर आ गए हों, लेकिन उनकी दर्दनाक मौतों को ये चीज़ भी नहीं समझा सकती। 10वां, यूएफओ। यूएफओ टेंट के पास उतरने या क्रैश होने के बाद टीम ने जल्दी से टेंट काटकर उसे देखना चाहा होगा, और टेंट के बाहर आने के बाद की कहानी भी यूएफओ कवर नहीं कर पाता। मान भी लेते हैं कि कुछ एलियंस निकले होंगे, लेकिन उनके पैरों के निशान कहीं नहीं दिखे। खैर, ये कारण भी पूरा ठीक नहीं बैठता। 11वां, यति। वैसे यति की कहानी काफ़ी सारी कहानी को कवर कर लेती है, जैसे टेंट को फाड़ देना और ऐसी मौतें, लेकिन पैरों के निशान कहीं भी नहीं दिखे, और ऐसा भी नहीं लगता कि यति अपने पैरों के निशान मिटा सके। 12वां, वुल्वरीन। इस किस्से में टेंट से बाहर आने तक तो ठीक है, लेकिन एक जानवर इतने लोगों को मार सके, और वो भी बिना काटे और पंजों के निशान के बगैर। 13वां है मेथनॉल पॉइजनिंग। इसके कारण टेंट से बाहर जाने तक तो ठीक है, लेकिन बाहर बर्फ में जाने पे नशा तो थोड़ा टूटा होगा, और ये उन लोगों की मौत का कारण भी नहीं सॉल्व करता। 14वां, आपसी लड़ाई। ये हो सकता है कि टेंट के अंदर लड़ाई शुरू हुई हो और उसके बाद टेंट फाड़ कर टीम वाले बाहर निकल गए हों, लेकिन उसके बाद आराम से पैदल चल के टीम का जाना समझ नहीं आता, और टीम के कुछ लोगों को ना के बराबर चोट लगी और कुछ को बहुत ज़्यादा, ये भी समझ नहीं आता। 15वां, आर्थिक हिस्टीरिया। ये पागलपन का अटैक सबको एक साथ आना भी हैरानी की बात है, और बाकी कहानी भी ये चीज़ से नहीं मिलती। 16वां, बॉल लाइटनिंग। बिजली की बॉल्स भी टेंट से निकलने तक ही ठीक हैं, और उसके बाद 9 लोगों की अलग अलग मौतें इस कारण को भी झुठला देती हैं। 17वां, हिमस्खलन। ये वजह थोड़ी ठीक लगती है कि हिमस्खलन हुआ होगा और टेंट बर्फ में दब गया होगा, और टीम टेंट काट के बाहर निकली और बर्फ की वजह से कुछ की पसलियां टूट गई हों, और उसके बाद लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हो गई हो, लेकिन टेंट से पेड़ों तक पच्चीनों के निशान कुछ अलग ही बात कहते हैं। 18वां, जहरीले कुकुरमुत्ते। ये भी अजीब कहानी है कि सबने जहरीले कुकुरमुत्ते खा लिए थे, लेकिन उसके बाद उनकी मौतें इस वजह से बाहर हो जाती हैं। दोस्तों, कुल मिला के हमने बहुत सारी वजहें देखी, लेकिन एक भी इस घटना पे ठीक नहीं बैठती है। तो असल में इस घटना का कारण क्या हो सकता है? 60 साल बीत जाने के बाद भी आज तक लोग अपनी अपनी वजह बताते हैं, लेकिन वो कहानी का कुछ ही हिस्सा कवर करती है। खैर, सच्चाई जो भी हो, हम इन 9 हाइकर्स की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। लेके आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।